नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस और आज हम रीट हिंदी शिक्षण विधियां देखने वाले हैं। मॉडल टेस्ट पेपर 17वां रहेगा और प्रश्नों की संख्या रहने वाली है 70। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है हिंदी शिक्षण विधियों के लिए और 70 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, आपके लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभक्त करते हुए विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो शिक्षक द्वारा किस विधि का प्रयोग किया जाता है। जब विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जाता है तो ये कौन सी विधि आ जाएगी? अभिकर्मित अनुदेशन विधि आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस विधि को मौखिक वार्तालाप विधि भी कहते हैं? मौखिक वार्तालाप विधि कहते हैं प्रत्यक्ष विधि को। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है अपने कम से कम 2 मित्रों में वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है। कौन सा मूल्यांकन है? देखिए, सत्र जब समाप्त होता है तो मूल्यांकन किया जाता है संकलनात्मक और इसी को हम कह देते हैं योगात्मक। योगात्मक मूल्यांकन भी इसी का नाम है और ये सत्र की समाप्ति पर किया जाता है। नेक्स्ट है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अध्ययन करना चाहिए। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये कथन दिया है रूसो ने। नेक्स्ट है, शिक्षण प्रक्रिया में पाठ योजनाएं हैं। तो देखिए, पाठ योजनाएं क्या है? शिक्षण प्रक्रिया में एक प्रकार से साधन है। नेक्स्ट है, निगमन विधि के रूपों की संख्या है। तो देखिए, निगमन विधि के रूपों की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, कौन कौन सी है? एक तो है पाठ्यपुस्तक विधि और एक है सूत्र विधि। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में कौन सी विधि भाषा शिक्षण उपागम के रूप में उस कौशल को बढ़ाती है जो एक प्रकार से ग्राह्य कौशल है। ग्राह्य कौशल हम किसे कहते हैं? हम कहते हैं ग्राह्य कौशल सुनना और पढ़ना। ठीक है, सुनना पढ़ना ये दोनों कौन से हैं? ग्राह्य कौशल हैं, ग्रहण करने वाले हैं और इन दोनों कौशलों को बढ़ाने का काम करती है ध्वन्यात्मक विधि। नेक्स्ट है, बीएस ब्लूम द्वारा दी गई मूल्यांकन प्रणाली के तत्व हैं। तो बीएस ब्लूम ने जो मूल्यांकन प्रणाली के तत्व दिए हैं उनमें है शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव व मूल्यांकन। ठीक है, ये 4th ऑप्शन है, कोई नहीं। तो बीएस ब्लूम द्वारा दी गई मूल्यांकन प्रणाली के तत्व हैं शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव व मूल्यांकन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रचना शिक्षण की विधि नहीं है। देखिए, रचना शिक्षण की विधि इनमें से नहीं है भाषा संसर्ग प्रणाली। बाकी प्रवचन प्रणाली, निर्देशन प्रणाली, प्रश्नोत्तर प्रणाली ये रचना शिक्षण की विधियां हैं। नेक्स्ट है, वर्ण उच्चारण शिक्षण में किसका नियमित प्रशिक्षण होता है? तो ये होता है स्वर तंत्र का। ठीक है, नेक्स्ट है, द्रुत पाठ शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है? तो द्रुत पाठ शिक्षण का उद्देश्य होता है वाचन में गति। क्या होता है? वाचन में गति द्रुत पाठ शिक्षण का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है, शैक्षणिक निदान की कौन सी विधि नहीं है? तो देखिए, शैक्षणिक निदान की देखो और कहो विधि नहीं है। बाकी साक्षात्कार विधि, अभिलेख विधि, मेडिकल टेस्ट विधि ये शैक्षिक निदान की विधियां हैं। नेक्स्ट है, श्रोता के
मनोभावों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली साहित्य की विधा है? तो पद्य शिक्षण जो है ये श्रोता के मनोभावों को सबसे अधिक प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, वार्षिक योजना प्रमुख रूप से उपयोगी है? तो वार्षिक योजना शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है, कौन सी विधि अन्य से भिन्न है? व्यतिरेकी विधि जो है वो अन्य से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि देखिए दो भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन इसमें करवाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, वैचारिक सामग्री है। तो वैचारिक सामग्री है मूल विषय वस्तु। देखिए हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे वीडियो को, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो जल्दी से उत्तर लगाएंगे और आशा है कि आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है और कम से कम 60 प्रश्नों के उत्तर तो आप बिल्कुल सही करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किस विधि को पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रभावशाली नहीं मान सकते? तो देखिए पूर्व प्राथमिक कक्षा की बात आती है तो व्याकरण अनुवाद विधि जो है ये पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रभावी नहीं है। अनुवाद विधि सिद्धांत का पालन करती है। किस सिद्धांत का पालन करती है? ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत का पालन करती है। आगमन विधि के रूपों की संख्या है। तो आगमन विधि के रूपों की संख्या 2 है। एक है समवाय और एक है प्रयोग विधि। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में जब एक शिक्षक भाषाओं को तुलनात्मक रूप से सिखाने का प्रयास करता है तो वह कौन सी विधि का प्रयोग करता है? अभी हम पीछे प्रश्न लेकर आए हैं। व्यतिरेकी विधि जो है इसमें भाषाओं का तुलनात्मक रूप से सिखाने का प्रयास जो है टीचर करता है। नेक्स्ट है, शिक्षण के दौरान जब बालक को यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि सीखना केवल नौकरी की दिशा में अग्रसर होना ही नहीं है, तो वह किस उपागम का अनुसरण है? जल्दी से उत्तर लगाएं। शिक्षण के दौरान जब बालक को यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि सीखना केवल नौकरी की दिशा में अग्रसर होना नहीं है, तो वह समवाय उपागम की ओर अग्रसर जो है होता है या अनुसरण करता है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का पद नहीं है। चर्चा सत्र सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का पद नहीं है। बाकी शिक्षण सत्र, पुनः पाठ योजना ये सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का पद है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है नवीन ज्ञान को ग्रहण करने हेतु तत्पर करना। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो परीक्षाएं सबसे कम महत्वपूर्ण है, बाकी ये तीनों जो हैं ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषा शिक्षण में। नेक्स्ट है, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड ने सबसे पहले किस न्यूनतम सहायक सामग्री की संस्तुति प्रस्तुत की? ठीक है, यानी कि सबसे जो है न्यूनतम सहायक सामग्री, मतलब ये चीज़ तो क्लास में होनी ही चाहिए। तो श्यामपट्ट और चौक ये न्यूनतम जो है सहायक सामग्री है जो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के दौरान जो है संस्तुति इसकी प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट है, खेलों द्वारा प्रमुख रूप से भाषा के जिस पक्ष का शिक्षण किया जा सकता है वह है मौखिक भाषा। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया किसने? मोंटेसरी ने। ठीक है, मतलब वाचन से पहले लेखन, वाचन मतलब पढ़ना, पढ़ने से पहले लेखन करना। वैसे क्या है, पहले हम सुनते हैं, फिर हम बोलते हैं, ठीक है, फिर हम लिखते हैं,
सॉरी, फिर हम पढ़ते हैं फिर हम लिखते हैं, लेकिन इसने कहा कि पहले लिखना आएगा फिर पढ़ना आएगा। ठीक है, तो ये किसने कहा है? मोंटेसरी ने। नेक्स्ट है वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करता है कहलाती है। तो ये कहलाती है पर्यवेक्षित अध्ययन। इसमें टीचर जो है, विद्यार्थी जो है वो अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूरा करता है। नेक्स्ट है जब एक शिक्षक के द्वारा किसी पाठ को स्मरण कराने का प्रयास किया जाता है तो निश्चित रूप से उपयोगी उपागम है वाचन। वाचन जो उपागम है ये किसी पाठ को स्मरण कराने का प्रयास जिसमें किया जाता है तो ये निश्चित रूप से उपयोगी होता है। ठीक है, बच्चों के लिए। नेक्स्ट है शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। तो देखिए ये सभी जो हैं ये शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। अगर खेल विधि की बात करें तो ये हेनरी कार्लवेल कुक द्वारा दी गई थी, और ये कहाँ के थे? हेनरी कार्लवेल कुक ब्रिटेन के। ठीक है, याद रखिएगा। मोंटेसरी विधि की बात करें तो ये मारिया मोंटेसरी ने दी थी, और ये कहाँ की थी? ये इटली की थी। किंडरगार्टन की बात करें तो ये फ्रोबेल ने दी थी, और फ्रोबेल कहाँ के थे? जर्मनी के। नेक्स्ट है रसानुभूति पाठ का संबंध होता है। तो ये होता है भावात्मकता से। नेक्स्ट है भाषा कौशल है। तो भाषा कौशल है दक्षता प्राप्त करना। नेक्स्ट है समवाय। समवाय एक प्रकार है। तो देखिए समवाय एक प्रकार है शिक्षा में संपूर्ण वातावरणीय ज्ञान का। पठन का पहला स्तर होता है, तो पठन का पहला स्तर होता है चित्र पठन। नेक्स्ट है हिंदी शिक्षण में नवाचार नहीं है। सूचनाओं का आदान प्रदान करना नवाचार नहीं है, बाकी सेमिनार का प्रयोग, खेल खेल में शिक्षा, टोली शिक्षण विधि, ये सभी नवाचार हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं? किसी कठिन विषय वस्तु को समझाने के लिए, किसी विषय वस्तु को बड़े समूहों में प्रदर्शित करने के लिए, चित्रों के निर्माण को समझाने के लिए। तो इन सभी के लिए ओवरहेड प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है इकाई उपागम के प्रवर्तक हैं, इनमें से कोई भी नहीं है। कौन है इकाई उपागम के प्रवर्तक? मॉरिसन। कौन है? मॉरिसन, यानी कि H.C. मॉरिसन। नेक्स्ट है डाल्टन योजना। देखिए इन प्रश्नों के अंतर्गत जितनी भी मैं ये सीरीज करवा रही हूँ, रीट के प्रश्न भी हैं और साथ ही आपके सीटेट के भी प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं, और फर्स्ट ग्रेड के भी प्रश्न हैं। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो हैं। सभी जो हैं आप क्लासेस लगाया कीजिए। डाल्टन शिक्षण पद्धति किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये उपयुक्त है माध्यमिक स्तर के लिए। नेक्स्ट है कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है भावानुभूति। ठीक है, आपको जो है कुछ प्रश्नों के उत्तर या 4 ऑप्शन सही लगते होंगे, लेकिन हमें ये देखना होता है कि सर्वोत्तम जो उत्तर है, सबसे बढ़िया उत्तर जो है वो कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा की प्रथम सार्थक इकाई होती है। तो भाषा की प्रथम सार्थक इकाई जो होती है वो शब्द होती है। नेक्स्ट है भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष है। जैसे ही हमारा ये रीट का कंप्लीट होता है एग्ज़ाम, उसके बाद हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी जो है शुरू करेंगे, और टॉपिक जो हम लेंगे उसमें से बाहर आपका एक प्रश्न भी नहीं जाएगा। ठीक है, इतना बढ़िया तरीके से हम पढ़ेंगे।
भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष है? क्या है उत्तर? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर है निम्न स्तर के लिए ही उपयोगी है। ठीक है, प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट है, वह कौन सा वाचन है जो गद्य में तो प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में प्रयुक्त नहीं होता? जल्दी से उत्तर लगाएं। जो मौन वाचन होता है वो पद्य में प्रयुक्त नहीं होता। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक हैं? भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। नेक्स्ट है, गद्य पाठ शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो गद्य पाठ शिक्षण का उद्देश्य समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना नहीं है, जबकि समृद्ध भाषा प्रयोगों के उदाहरण प्रस्तुत करना, भाषा संरचना की समझ बढ़ाना, विभिन्न प्रकार की भाषाई प्रयुक्तियों का परिचय देना गद्य पाठ शिक्षण का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, शिक्षक के निर्देशन में मंत्रणा के द्वारा छात्र स्वतंत्र होकर स्वाध्याय के द्वारा इस विधि में रचना को पूर्ण करते हैं। तो कौन सी विधि है? उत्तर लगाएं जल्दी से। तो ये विधि है डाल्टन विधि, जिसमें टीचर क्या होता है? निर्देशन देता है, छात्र स्वतंत्र रहते हैं, स्वाध्याय के द्वारा सीखते हैं। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लिंग्वा फोन का यूज किया जाता है। बीएड कॉलेज जो है उनमें आपने देखा होगा लिंग्वा फोन, इसका यूज करके दिखाया जाता है हिंदी की कक्षाओं में। व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। तो देखिए, व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है, व्यास विधि। ये व्यास विधि किसकी है? ये पद्य शिक्षण की विधि है। बाकी समवाय, आगमन, निगमन, सूत्र विधि ये व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं। नेक्स्ट है, बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? तो प्रस्तावना से पता चलता है। जब आप बच्चे को प्रस्तावना करवाते हैं, ठीक है, तो बच्चे को पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है। नेक्स्ट है, कविता शिक्षण की विधि नहीं है। कविता शिक्षण की विधि अनुकरण विधि नहीं है। बाकी रसास्वादन, गीत अभिनय, व्याख्या विधि ये सभी कविता शिक्षण की विधियां हैं। नेक्स्ट है, पेस्टालॉजी की लेखन शिक्षण विधि है। पेस्टालॉजी की लेखन शिक्षण विधि है अनुकरण विधि। नेक्स्ट है, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? तो व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? प्रयोगशाला विधि। ठीक है, बाकी निगमन, भाषा, सूत्र विधि ये व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधियां हैं। नाटक शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? तो बालकों को रंगमंच के नायक बनाना नाटक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, जबकि बालकों को भावानुकूल शिक्षा देना, समायोजित व्यवहार व नैतिक शिक्षा देना, संवाद एवं अभिनय कला से छात्रों को अवगत कराना नाटक शिक्षण का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, व्याकरण शिक्षण की सरल व सुग्राह्य विधि कौन सी है? तो व्याकरण शिक्षण की सरल व सुग्राह्य विधि होती है उदाहरण से नियम की ओर, यानी आगमन विधि। खेल खेल में भाषा की आरंभिक शिक्षा दी जाती है, किसके अंतर्गत? साहचर्य विधि में। नेक्स्ट है, बालक के सर्वांगीण विकास की जांच किस विधि द्वारा की जाती है? तो सर्वांगीण विकास की जांच जो है मूल्यांकन द्वारा की जाती है। सभी उत्तर मत कर देना, ठीक है। मूल्यांकन के द्वारा बालक के सर्वांगीण विकास की जांच की जाती है। नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण का महत्व है छात्रों की समस्या को दूर करने में। नेक्स्ट है,
नैदानिक व उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक छात्रों की कमजोरी दूर ना हो जाए। गद्य शिक्षण की विधि है, गद्य शिक्षण की विधि है अर्थबोध विधि। नेक्स्ट है, गृह कार्य का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? बच्चों को स्वाध्याय की आदत डालना जो है गृह कार्य का सबसे बड़ा लाभ होता है। नेक्स्ट है, चिंतनात्मक पठन के लिए शिक्षण का कौन सा सोपान उपयुक्त होगा? मौन वाचन। ठीक है, आप मन ही मन में चिंतन करके पठन कर रहे हैं। नेक्स्ट है, चित्रों पर प्रश्न करके रचना शिक्षण देना कौन सी विधि है? चित्र रचना विधि। उत्प्रेरक प्रेरक से आशय है प्रस्तावना। उत्प्रेरक प्रेरक से क्या आशय है? प्रस्तावना। नेक्स्ट है, द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्दशः अनुवाद किस विधि में किया जाता है? तो व्याकरण अनुवाद विधि में शब्दशः अनुवाद किया जाता है। भाषा शिक्षण का मूल आधार क्या होता है? लिखित और मौखिक दोनों होता है। नेक्स्ट है, कविता का अर्थ है, कविता का अर्थ होता है संगीतात्मक विचार अभिव्यक्ति, जीवन की समालोचना, रागात्मक वृत्तियों का संशोधन, ये सभी। 66 है, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ये उचित नहीं है। नेक्स्ट है, मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, ये सभी। 68 व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि होती है। तो व्याकरण शिक्षण की विधि आगमन निगमन विधि होती है और अरस्तु जो हैं वो इसके प्रवर्तक हैं। भाषा का मुख्य कौशल है लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, ये सभी। ठीक है, सबसे सरल जो होता है वो होता है सुनना, और सबसे कठिन कौशल कौन सा है? लिखना। ध्यान रखिएगा। ठीक है, भाषा के ये प्रमुख, देखिए सभी कौशल ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सुनना कम महत्वपूर्ण है और लिखना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपको सुना ही नहीं ढंग से तो आप लिखेंगे कैसे? ठीक है, सभी ज़रूरी हैं। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है। तो गद्य शिक्षण की सबसे प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है स्पष्टीकरण विधि। देखिए, अगर आप अंत तक बने हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके 70 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। वीडियो आपको कैसी लग रही है, मॉडल टेस्ट पेपर आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने कम से कम 2 मित्रों को वीडियो शेयर ज़रूर करें, चैनल से जोड़ें। अगर आप खुद नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नई नोटिफिकेशन समय रहते नहीं मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए।